नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो विचार है वो है हमारा सिसरो का फिलॉसफी हम आज समझेंगे। लेकिन इससे पहले सिसरो का फिलॉसफी समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि अरस्तू के बाद में आखिर क्या हुआ था यूनान के अंतर्गत, जिसके कारण यूनान का जो फिलॉसफी था उसका डिक्लाइन हो गया और फिर रोमन फिलॉसफी हमारे सामने आती है। ये थोड़ा-सा हमें समझना होगा, उसके बाद ही हम सिसरो की फिलॉसफी को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम अलेक्जेंडर को हम देखते हैं, अलेक्जेंडर की जब मृत्यु हो जाती है, जिसको हम सिकंदर के नाम से भी हम जानते हैं, सिकंदर महान के नाम से हम जानते हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यूनानी साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि पहले यूनानी साम्राज्य को अच्छे से कंट्रोल कर रखा था अलेक्जेंडर ने और कोई भी दूसरा देश उस पर आक्रमण नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे ही अलेक्जेंडर की मृत्यु होती है, उसके बाद में यहाँ पर रोमन का आक्रमण यहाँ पर यूनान पर होता है और यूनान एक तरह से लगभग समाप्त हो जाता है। यूनान के अंतर्गत पहले जो सिटी स्टेट हुआ करते थे, छोटे-छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, उनका डिक्लाइन इस समय हो जाता है। और दूसरी तरफ आप अरस्तू भी आप देखते हो कि अरस्तू जहाँ पर पहले लीसियम के अंतर्गत पढ़ाते थे, उन सबको छोड़ के उनको जाना पड़ता है, मकदूनिया वापस जाना पड़ता है। तो एक तरह से फिलॉसफी के डेवलपमेंट के लिए जो कंडीशन उस समय यूनान के अंतर्गत थी, वो सब कुछ अब समाप्त हो रही थी और यूनान काफ़ी कमज़ोर हो गया था, क्योंकि पहले वहाँ पर एक ग्रेट किंग था अलेक्जेंडर, जिन्होंने पूरे यूनान को अच्छे से कंट्रोल कर रखा था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके ऊपर हम आक्रमण करते हैं। ऐसे में जब अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई तो रोमन का आक्रमण होता है यहाँ पर यूनान के अंतर्गत और यूनान के जितने भी फिलोसोफर है उन सबको बंदी बना के वो रोमन के अंतर्गत ले जाते हैं, रोमन साम्राज्य। ओके, तो एक तरह से जहाँ पर यूनानी फिलोसफी थी वो यहाँ पर अब डिक्लाइन शुरू हो गई है और रोमन फिलोसफी हमारे सामने आती है। तो रोमन जो फिलोसफी है वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ की स्ट्रक्चर काफ़ी चेंज हो चुकी है। पहले जो स्ट्रक्चर थी, जो यूनानी की स्ट्रक्चर थी, छोटे-छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। वहाँ पर परिवार का नहीं पता था कि क्या होता है, समाज और राज्य, इन सब में डिफरेंसेस नहीं होता था। सब एक ही था, राज्य एक ही था, समाज एक था, परिवार था, सब एक ही था। सब में एक-दूसरा इंटरफेयर करते रहते थे। तो वहाँ पर डिफरेंसेस नहीं था। और वहाँ पर हायरार्की आपको देखने को मिलता है यूनानी दर्शन के अंतर्गत कि कोई सर्वश्रेष्ठ होता है, कोई निम्न होता है, एलीट क्लास होता है। ऐसी-ऐसी फिलॉसफी वहाँ पर थी। लेकिन अब रोमन फिलॉसफी हमारे सामने आती है, वहाँ पर इस प्रकार का डिफरेंसेस समाप्त हो जाता है और डिफरेंसेस समाप्त हो जाता है, जो हायरार्की था मानव और मानव के बीच में, उसको अब समाप्त कर दिया गया और एक फ्रेटर्निटी की बात अब इसमें की जाती है कि पूरा विश्व एक होता है, विश्व बंधुत्व की बात की जाती है। यहाँ पर लॉ के ऊपर काफ़ी काम हुआ था। रोमन्स के द्वारा लॉ के ऊपर, कानून के ऊपर काफ़ी काम हुआ है, जस्टिस के ऊपर यहाँ पर काफ़ी काम किया गया है। तो ये आया कहाँ से? रोमन जो विचार है, ये आखिर आया कहाँ से? ये हमें समझना है इसको। तो इसको समझने के लिए हमारे पास में 2 विचार हैं। जब यूनानी दर्शन का डिक्लाइन हो रहा था, अरिस्टो के विचार और प्लेटो के विचारों का डिक्लाइन हो रहा था, तो उसी समय 2 विचार हमारे सामने आते हैं। 2 विचार सामने आते हैं। पहला विचार है जिसको हम एपिक्यूरियन वाद जिसको हम कहते हैं, और दूसरा है स्टोइक वाद। 2 दर्शन हमारे सामने आते हैं। ओके, तो ये जो दर्शन है वो काफ़ी अलग है। जो दर्शन था प्लेटो अरिस्टो का, उस दर्शन से काफ़ी डिफरेंसेस आपको इस फिलॉसफी के अंदर के देखने को मिलेगा जब यूनानी दर्शन का पतन हो रहा है। तो यूनानी दर्शन का पतन होता है एक तरफ और दूसरी तरफ हमारे सामने 2 विचार यहाँ पर आते हैं। एक-एक करके समझते हैं दोनों है क्या। पहला है एपिक्यूरियन वाद। ये जो विचार है ये एक रियलिस्टिक आइडियोलॉजी है। ओके, रियलिस्टिक है ये थोड़ा, जैसे व्यवहार में हमारे सामने घटनाएं हो रही है उसी को एक्सप्लेन करता है। जैसे सीधी सी बात है, यदि कोई विचार रियलिस्टिक होगा तो वो मानव के बारे में बताएगा कि मानव ज्यादा से ज्यादा सुख को प्राप्त करना चाहता है, वो दुख को कम से कम करना चाहता है। ओके, सुख की तरफ जाता है, प्लेजर्स एक ह्यूमन को ज्यादा से ज्यादा चाहिए और दुख कम करना चाहते हैं, वो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आगे जाता है। ओके, वो क्या करेगा, अपना जो सांसारिक जीवन है उसको बेहतर बनाना चाहता है और उसका जो हैप्पीनेस है वो एक्सटर्नल होता है।
यदि उसको अच्छी सुख-सुविधाएँ मिलती है, भौतिक सुख-सुविधाएँ उसको मिलता है, तो वो उसका जो जीवन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा ये किसी भी नेचुरल लॉ की बात नहीं करता, इनका फ़ोकस रहता है कि जो भी कानून है वो व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए हैं। जो भी कानून है वो व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है। इन सब के ऊपर बात एपिक्यूरियनवाद हमारे सामने करता है। तो एपिक्यूरियनिज़्म की जो फिलॉसफी है वो वैसी है जैसी उपयोगितावाद की है। ये वैसी फिलॉसफी है जैसी व्यक्तिवाद की है और ये वैसी फिलॉसफी है जैसी उदारवाद की है। यहाँ से आप देखोगे उपयोगितावाद का जो फिलॉसॉफिकल बेस है एक तरह से इसका जो आप रूट देखने का प्रयास करोगे तो यहाँ पर एपिक्यूरियनवाद के अंतर्गत उपयोगितावाद का रूट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये भी ऐसी बातें एपिक्यूरियनवाद के अंतर्गत की जा रही है कि मानव उन कार्यों को करना पसंद करता है जिसमें उनको खुशी मिले और उन कार्यों को अवॉइड करता है जिनको उनको दुख मिले, पेन मिले। ऐसा ही विचार उपयोगितावाद का है। यहाँ पर बात की गई व्यक्ति अपने हितों को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है। व्यक्ति वे सभी काम करेगा जिससे उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो, अधिकतम उसको मिले। वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो ये सब जो विचार है वो एपिक्यूरियनवाद के अंतर्गत देखने को मिलता है और यही विचार आपको मॉडर्न एरा के अंतर्गत देखने को मिले। यदि आपसे पूछा जाए मॉडर्न एरा का जो विचार है उसका रूट कहाँ पर देखने को मिलता है तो यही है एपिक्यूरियनवाद के अंतर्गत। मॉडर्न एरा के अंतर्गत जितनी भी आइडिया है उनका रूट्स हमें देखने को मिलता है। ओके, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो ये भौतिक सुख सुविधाओं की बात करता है। मेटलिस्ट एक अप्रोच है, आइडियोलॉजी है जो कि कहता है कि जो नॉलेज है वो सेंसर से आता है। सेंस अनुभव की बात करता है, ज्ञान को अनुभव के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को अनुभव के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब विचार है वो एपिक्यूरियनवाद के हैं। लेकिन जो रोमन का जो दर्शन है वो यहां से लिया गया है, स्टोइकवाद से। रोमन का जो दर्शन है वो यहीं से लिया गया है। कहां से? स्टोइकवाद से। ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। तो इसमें बात की गई है कि जो प्लेजर होता है, पेन होता है, इन सब के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। इसमें इंटरनल हैप्पीनेस की बात की जाती है, आंतरिक सुख। मानव के अंतर्गत जितने भी दोष होते हैं, ओके, मानव के अंतर्गत जितने भी अवगुण होते हैं उन सबको समाप्त करने की बात इसमें की जाती है। वर्च्यू की बात इसमें की जाती है, समानता की बात की जाती है, सार्वभौमिक नागरिकता की बात इसमें की जाती है। पूरी विश्व में रहने वाले सभी व्यक्ति समान है, सबके लिए एक जैसा लॉ होना चाहिए, ये बात करते हैं। नेचुरल लॉ की बात की जाती है इनके द्वारा, जहां पर ये बात कर रहे थे कि जो कानून होते हैं वो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो स्टोइकवाद है वो बात कर रहा था कि जो कानून है वो प्राकृतिक होता है, जो प्राकृतिक होता है। और आप आज के समय में जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून पढ़ते हो वो यहीं से है। अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिकता की बात की जाती है वो विचार स्टोइकवाद से। तो वर्तमान के अंतर्गत कई सारे विचार है जिनका रूट आपको स्टोइकवाद के अंतर्गत देखने को मिलता है और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे भी विचार है जिनका रूट आपको एपिक्यूरियनवाद के अंतर्गत मिलता है। तो हमारा जो फिलोसफी है आज की सिसरो, तो सिसरो का जो फिलोसफी है वो यहां से होगा जो कि समानता की बात करेगा, सभी मानव समान होते हैं। वो फर्टर्निटी की बात करेगा, विश्व के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति है उसमें फर्टर्निटी बंधुत्व की बात शिशुओं के द्वारा की जाएगी। ये प्राकृतिक कानून की बात करेंगे कि जो नेचुरल लॉ है वो सुप्रीम होता है, ना कि ह्यूमन के द्वारा बनाए गए जो लॉ है वो सुप्रीम नहीं होता है। सबसे सुप्रीम लॉ है वो नेचुरल होता है। तो इस प्रकार की बात सिसरो के द्वारा की जाएगी। तो सिसरो का जो फिलोसफी है कहां से है? इससे। और जब ये विचार आगे बढ़ता है तो यूनानी दर्शन का डिक्लाइन हो जाता है। स्टोइकवाद का जो दर्शन है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यूनानी दर्शन बैक साइड में जाता रहेगा, क्योंकि यूनानी दर्शन यहाँ से अलग है। वो किसी विश्व समुदाय की बात नहीं कर रहे थे, वो इस प्रकार के एक मानव की बात नहीं कर रहे थे, एक समानता की बातें वहां पर नहीं की जा रही थी। समानता नहीं थी। अरिस्टो के दर्शन में भी दास था, एलिट था,
तो यूनानी दर्शन से ये डिफरेंस है और ये एक शानदार विचार है और जो भी विचार शानदार होता है वो आगे बढ़ता है और ये विचार आगे बढ़ता है। तो रोमन के अंतर्गत, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत या रोमन दर्शन के अंतर्गत जो जो विचार आगे बढ़ेगा वही है स्टोइकवाद। किसके द्वारा दिया गया? जिनो के द्वारा ये विचार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है सिसरो। ये क्या है? एक आइडियलिस्टिक विचार है। आइडियलिस्ट है, मानवता की बातें कर रहा है, समानता की बातें कर रहा है, विश्व समुदाय की बातें कर रहा है, वर्ल्ड कम्युनिटी होता है, इंटरनेशनल लॉ की बातें कर रहा है, सभी एक होते हैं। तो ये क्या है? एक आइडियलिस्टिक विचार है और ये है रियलिस्टिक है। ओके, इन दोनों में डिफरेंसेस आपको पता चल गया होगा और अभी हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा स्टोइकवाद। सिसरो की बात करें तो ये एक न्यायशास्त्री होते हैं। जन्म इनका देख लीजिए, मृत्यु देख लीजिए और जन्म स्थान इसका देख लीजिए। स्टोइकवाद के बारे में हमने अभी बात किया। मानव की समानता की बात इसमें की जाती है, सार्वभौमिक नागरिकता की बात की जाती है, प्राकृतिक कानून, ओके, और बाह्य परिस्थितियों से स्वाधीनता, जो एक्सटर्नल जो कंडीशन होती है हमें उस पर अधीन नहीं होना है, हम उसके अधीन नहीं होंगे। आनंद का आत्मिक स्वरूप, ओके, इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल हैप्पीनेस की बातें यहां पर की जाएगी। तो ये स्टोइकवाद का दर्शन है। सिसरो गणतंत्र का समर्थन करता है। कुछ फैक्ट है जो कि एग्जाम में आएंगे, उन पर हम डायरेक्ट बातें करते हैं। सिसरो का आप बैकग्राउंड समझ चुके होंगे कि कैसे इनका फिलोसॉफी है। तो सिसरो गणतंत्र का समर्थक था और वह रोम के जो गणतांत्रिक स्वरूप था उसको बनाए रखना चाहता था। और ये समय था जब गणतंत्र का डिक्लाइन हो रहा था रोम के अंतर्गत, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत गणतंत्र का डिक्लाइन हो रहा था। लेकिन सिसरो जैसे विचारक है वो गणतंत्र को बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे, गणतंत्र को बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में उनको मार भी दिया जाता है। ओके, गणतंत्र को बचाने के प्रयास में उनकी हत्या कर दी जाती है सिसरो की। दो बुक है इनकी, काफी शानदार किताबें इनकी, डी रिपब्लिका और सेकंड इनकी बुक है डी लेजिबस। और ये रचनाएं वैसी है जैसी रचनाएं प्लेटो की है। प्लेटो की दो बुक है, रिपब्लिक और लॉज, दोनों फेमस है। ओके, एक में जहां पर आदर्श व्यवस्था की बात की जाती है और दूसरे में यहाँ पर वास्तविकता की बातें की जाती है, व्यवहार की बातें की जाती है। तो यहाँ पर सिसरो भी यहाँ पर दो किताबें लिखते हैं, प्लेटो से कॉपी करने का प्रयास करते हैं। प्लेटो के जैसे जैसे विचार होते हैं उसी प्रकार के कुछ कुछ विचार वो अपनी इन बुक्स के अंतर्गत देते हैं। तो दोनों किताबें हैं, दो ही शानदार किताबें हैं, दो ही किताबें एग्जाम में पूछी जाती है, दोनों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डी रिपब्लिका और डी लेजिबस, जिसको हम द लॉज भी हम कह सकते हैं। ये रिपब्लिक जैसी बुक है। इसमें क्या दिया गया है? प्लेटो की भांति आदर्श राज्य के बारे में इसमें बताया गया है, लेकिन इनका जो आदर्श राज्य है वो थोड़ा सा रियल है। ओके, प्लेटो ने तो कुछ ज्यादा ही आइडियलिस्टिक हो गए थे, वो ज्यादा ही हो गए थे। ओके, एक लेवल से ऊपर ही ज्यादा प्लेटो चले गए थे। लेकिन यहाँ पर जो सिसरो के विचार थोड़े वो जमीन पर रहते हैं, इतनी हवा में नहीं उड़ते हैं, वो उनके जो विचार है थोड़ी ठीक है। और दूसरा इनका जो बुक है, दूसरा जो उनका बुक है लेजिबस, तो इसके अंतर्गत उन्होंने नेचुरल लॉ का समर्थन किया। क्या होता है नेचुरल लॉ, अभी हम बात करेंगे। और ये जो इनका बुक है वो डायलॉग के अंतर्गत लिखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इनका दोनों किताबें है वो संवादात्मक शैली के अंतर्गत लिखा गया, संवाद की शैली में लिखा गया। प्लेटो का जो बुक है वो भी संवाद में लिखा गया, डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया। इनका जो फॉर्म है वो भी मेथड्स हैं वो किस प्रकार का है, वो भी डायलॉग ही है। इस पॉइंट्स को भी आपको पता होना चाहिए। एक स्कॉलर है, स्कॉलर का स्टेटमेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। मैक्सी क्या कहते हैं इस बुक के बारे में? मैक्सी कहते हैं कि ये जो बुक है वो तो वैसी है जैसी जैसी प्लेटो की बुक है। तो ये उनके साथ में कंपैरिजन करते हैं कि प्लेटो की रिपब्लिक की एक फीकी सी प्रतिलिपि है, फीकी सी, ओके, वैसी नहीं है। उन्होंने उसका जीरोक्स करने का प्रयास किया लेकिन ठीक से वो जीरोक्स नहीं कर पाए। ओके, तो ये मैक्सी का स्टेटमेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा हम बात करें तो इन्होंने भी स्टेट का क्लासिफिकेशन दिया है।
राज्यों का वर्गीकरण किया है। मिश्रित संविधान की बातें इन्होंने की है, जैसी बात अरिस्टो ने की, अरिस्टो से कॉपी किया यहाँ पर पोलिबियस ने, और पोलिबियस से कॉपी किया यहाँ पर सिसरो ने। तो सेम वही विचार यहाँ पर है जैसे अरिस्टो ने दिया था। अरिस्टो जिस प्रकार से संविधान की बातें कर रहे थे, क्लासिफिकेशन दे रहे थे, वो मिश्रित संविधान की बातें कर रहे थे। स्टेट का क्लासिफिकेशन, गवर्नमेंट, जब वो गवर्नमेंट के क्लासिफिकेशन की बातें कर रहे थे, वहीं पर सिसरो भी ऐसे ही बातें करते हैं। तो वहां से ये कॉपी किया गया है इनका विचारों को। तो अरिस्टो और प्लेटो और तीसरे विचारक है पोलिबियस, इन तीनों के विचारों का प्रभाव आपको सिसरो के दर्शन के ऊपर देखने को मिलता है। ओके, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना। प्लेटो से काफी कुछ लिया है, सिसरो से काफी कुछ लिया है, सॉरी पोलिबस से लिया है, और अरिस्टोटल से भी काफी कुछ लिया है। इसके अलावा स्टोइक दर्शन, यूनानी दार्शनिक अभी हमने देखा, और तीसरा है रोमन विधि, जो रोमन लॉ है, वहां से भी काफी कुछ यहाँ पर लिया गया है सिसरो के द्वारा। तो ये पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहां से अपने सोर्स लेते हैं। तो किससे प्रभावित होते हैं? स्टोइक दर्शन से काफी प्रभावित होते हैं। दूसरा पॉइंट है रोमन विधि, तीसरा है यूनानी दर्शन, जिसमें हम प्लेटो और अरिस्टो की हम बात कर सकते हैं। इन दोनों से भी वो प्रभावित होते हैं। आगे देखिए, इसमें सिसरो के राज्य संबंधी विचार। तो राज्य संबंधी जो विचार वो काफी अलग, आपको पता होना चाहिए कि यूनानी दर्शन के अंतर्गत जो स्टेट था, स्टेट से संबंधित जो आइडिया थे वो सिसरो के नहीं है, वो काफी अलग है। तो पहला पॉइंट है इसमें, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति को ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति होती है। ओके, शुरुआत तो वैसे ही करते हैं जैसे प्लेटो अरिस्टो करते हैं। ओके, क्योंकि राज्य के अंतर्गत रह के व्यक्ति का विकास हो सकता है। ऐसे में जो राज्य है वो मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति है। ओके, क्योंकि मनुष्य राज्य के बाहर रह के अपना विकास नहीं कर सकता, और अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए मनुष्य के द्वारा राज्य को बनाया जाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है, वह राज्य की कानूनी अवधारणा का प्रतिपादन करता है, और राज्यों को क्या कहेगा? कम्युनिटी ऑफ लॉ। राज्यों को वो कहता है कम्युनिटी ऑफ लॉ। इस पॉइंट को आपको पता होना चाहिए। फैक्ट देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, कंसेप्चुअल सामान्य बातें हैं जो हमने स्टोइकवाद के अंतर्गत देखी, वही बातें इनके द्वारा की जाती है। तीसरा पॉइंट है कि राज्य का आधार क्या होना चाहिए। ओके, जहां पर अरुस्तु के अंतर्गत हमने देखा था राज्य एक स्वाभाविक संस्था थी, राज्य सर्वश्रेष्ठ वहां पर था। ओके, राज्य का निर्माण वहां पर नहीं किया गया था, और राज्य मानव के लिए आवश्यक होता है, मानव के विकास के लिए, मानव को वर्चुअल लाइफ के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। वहां पर वो अपनी इंटेलिजेंसी का प्रयोग कर सकता है, लैंग्वेज का प्रयोग कर सकता है। ऐसी बातें हमने अरिस्टोटल के अंतर्गत देखा। लेकिन यहां पर कहा गया कि राज्य व्यक्ति की सहमति का आधार होता है। राज्य कैसे बनता है? व्यक्ति की सहमति से बनता है। व्यक्ति की सहमति चाहिए राज्य के निर्माण के लिए। नेचुरल है ये तो नहीं पता, लेकिन राज्य का निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति की सहमति से होगी। बड़ी बात है ये। ओके, सिसरो ने ये जो बातें कही है कि व्यक्ति की सहमति से राज्य का निर्माण होगा, राज्य वही करेगा जो व्यक्ति चाहेंगे। तो इस प्रकार का जो दर्शन है वो आपको रूसो के अंतर्गत देखने को मिलता है। रूसो कहीं ना कहीं इस विचार से जरूर प्रभावित होते हैं। जब वो बात करते हैं पॉपुलर सोनिटी की, लोकप्रिय संप्रभुता की बात जब रूसो करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट उनके माइंड में जरूर रहता है कि सिसरो ने भी ऐसा कुछ कहा था कि राज्य का जो आधार है वो व्यक्ति की सहमति होता है। दूसरा पॉइंट है, राज्य अपनी पावर का प्रयोग जनता को ध्यान में रखकर करेगा। राज्य अपनी जो पावर है उसका प्रयोग जनता को ध्यान में रख के करेगा। ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता राज्य, जनता को उसको हमेशा ही ध्यान में रखना होगा। और तीसरा पॉइंट ऐसे में, राज्य एवं उसका कानून ईश्वरीय तथा नैतिक प्राकृतिक कानून पर आधारित होगा। यह की बात है, ईश्वरीय कानून कह सकते हो, नैतिक कानून कह सकते हो, प्राकृतिक कानून कह सकते हो। इतना कोई डिफरेंसेस सिसरो ने नहीं किया। हालांकि आगे जो विचारक हम पढ़ेंगे, एक्विनास, उन्होंने डिफरेंस किया कि ईश्वरीय कानून अलग होता है और प्राकृतिक कानून अलग होता है। इनमें डिफरेंसेस वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो फिलोसॉफी सिसरो, तो उन्होंने इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं किया है
कि प्राकृतिक कानून और ईश्वरीय कानून इनके बीच में इतना बड़ा डिफरेंस सिसरो की फिलोसफी में तो हमें नहीं देखने को मिलता है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि राज्य यदि कोई कानून बनाता है तो प्राकृतिक कानून के अनुसार होना चाहिए। ओके, जो कानून बनाया जा रहा है राज्य के द्वारा वो किस प्रकार का होना चाहिए? वो प्राकृतिक कानून के अनुसार होना चाहिए। नेचुरल लॉ की ये बातें करते हैं, नेचुरल जस्टिस की हम बातें कर सकते हैं। जो भी कानून बनाए जाए वो प्राकृतिक कानून के अनुसार होना चाहिए। यदि व्यक्ति के द्वारा या राज्य के द्वारा ऐसे कानून का निर्माण किया जाता है जो कि प्राकृतिक कानून के अनुसार नहीं है तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा। फिर से सुनिए, सर्वश्रेष्ठ कौन है यहाँ पर? प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ होता है, ना कि व्यक्ति के द्वारा बनाए गए कानून। प्राकृतिक कानून होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, वो हमेशा से रहते हैं। हम अपनी रैशनैलिटी का प्रयोग करते हुए उनको खोज सकते हैं। प्राकृतिक कानून यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। हमें उनको अपनी बुद्धिमत्ता, रैशनैलिटी, तार्किकता का प्रयोग करते हुए उनको डिस्कवर करना होता है। दूसरी तरफ जो ह्यूमन के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं वो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं और वो कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होते हैं। दूसरी बात ये भी सिसरो ने कही थी, यदि दोनों में कंट्रोवर्सी होती है, प्राकृतिक कानून और मानव कानून के बीच में यदि कोई कंट्रोवर्सी होती है तो प्राकृतिक कानून को हम वरीयता देंगे, प्रायोरिटी देने का काम है वो हम नेचुरल लॉ को देंगे, ना कि ह्यूमन के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं उसको हम कभी भी प्रायोरिटी नहीं दे सकते। ऐसी बात सिसरो के द्वारा यहाँ पर कही जा रही है। आगे एक विश्व राज्य की भी कल्पना करते हैं जो कि प्राकृतिक कानून के ऊपर आधारित होगी। जब ये बात करते हैं कि पूरे विश्व के लिए एक जैसे कानून होते हैं और जो प्राकृतिक कानून है उनका तो डेफिनेशन ही यही है कि ये यूनिवर्सल होते हैं। जब प्राकृतिक कानून यूनिवर्सल होते हैं तो एक वर्ल्ड स्टेट का निर्माण किया जा सकता है। पूरा विश्व एक जगह होगा और सभी काम करेंगे प्राकृतिक कानून के अनुसार। सभी व्यक्ति समान है इसलिए पूरा विश्व के अंतर्गत पूरे विश्व में सभी व्यक्ति एक जगह आ सकते हैं, उसमें फर्टर्निटी हो सकती है और सभी प्राकृतिक कानून के अनुसार काम करेंगे। प्राकृतिक कानून को फॉलो सबके द्वारा किया जाएगा, ह्यूमन लॉ नहीं। सभी जो पालन करेंगे वो प्राकृतिक कानून को फॉलो करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक कानून है वो यूनिवर्सल होते हैं और वो हमेशा सही होते हैं। लेकिन ह्यूमन जब कानून बनाता है तो वो कंडीशन देख के बनाता है, अपने इंटरेस्ट के लिए बनाता है, वो अपने क्षेत्र विशेष के लिए बनाता है। एशिया वालों का अलग हो सकता है, अफ्रीका वालों का अलग हो सकता है, जापान वालों का अलग हो सकता है, अमेरिकन का अलग हो सकता है। लेकिन जो नेचुरल लॉ होगा वो यूनिवर्सल होगा, पूरे विश्व में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ह्यूमन लॉ के संदर्भ में हम नहीं कर सकते। ऐसे में जब हम एक विश्व राज्य की कल्पना कर रहे हैं, एक विश्व राज्य निर्माण की हम बातें कर रहे हैं, तो उसका बेस से कभी भी ह्यूमन नेचर नहीं हो सकता, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया लॉ नहीं हो सकता। उसका जो बेस होगा वो होगा प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून ही उसका बेस हो सकता है। सबसे ऊपर कौन रहेगा? प्राकृतिक कानून। बहुत आसान सा है ये। ओके, प्राकृतिक कानून सबसे ऊपर होगा और जितने भी कानून है वो सबसे नीचे होंगे और जो बच गए इसके नीचे होंगे। यहाँ पर मैंने अभी बात कही कि यदि किसी राज्य का कोई कानून प्राकृतिक कानून की भावना के प्रतिकूल है, यदि ये प्रतिकूल है तो प्रजातंत्र को उस कानून का उल्लंघन करने का अधिकार है। ये बात कही गई है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हम राज्य की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं, कब हम क्रांति कर सकते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं, कब हमें राज्य की बातों को नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर सिसरो ने अधिकार दिया है और उन्होंने कहा कि यदि कंडीशन बन जाए, यदि ऐसी कंडीशन बन जाए कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है वो एबोलिश कर रहा है यहाँ पर नेचुरल लॉ को, नेचुरल लॉ के अनुसार यदि वो कानून नहीं बना रहा है तो हमें उसका उल्लंघन हम कर सकते हैं। ओके, उसका उल्लंघन किया जा सकता है यदि उनके द्वारा बनाए गए कानून प्राकृतिक कानून के अनुसार नहीं है। तो ये अधिकार दे रहे हैं ना, एक राइट तो दे ही रहे हैं आम जनता को और गणतंत्र का ये समर्थन कर रहे हैं।
आगे वो राज्य को कॉमनवेल्थ कहते हैं। ध्यान से देखिए, स्टेट को वो कॉमनवेल्थ कह रहे हैं। और कॉमनवेल्थ क्या स्टेट है, और स्टेट क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। और इसमें कौन रहते हैं, इसमें मनुष्य रहते हैं, जिनके जो कानून को फॉलो करते हैं, उनके पास में राइट्स होते हैं। और यहाँ पर जितने भी व्यक्ति होते हैं वो कुछ कानून और अधिकारों के विषय में एक समझौता करते हैं कि ये कानून होंगे और ये अधिकार होंगे, और फिर पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्या है, स्टेट क्या है, एक कॉमनवेल्थ होता है। कॉमनवेल्थ केवल व्यक्तियों का एक समूह नहीं होता है, ये उन व्यक्तियों का समूह होता है जिन्होंने कानून के बारे में एक सामान्य राय बनाई है, उन्होंने अधिकारों को निश्चित किया है, और फिर एक जगह आते हैं और फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं। राज्य के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसमें भागीदारी होती है। तो कॉमनवेल्थ क्या है, केवल एक कम्युनिटी नहीं है, केवल सामान्य सामान्य मनुष्यों का एक संगठन नहीं है, ये उन व्यक्तियों का संगठन है जो कि एक कानून बनाते हैं और कुछ अधिकार को डिसाइड करते हैं कि ये कानून होंगे, ये यहाँ पर अधिकार होंगे, और फिर वो एक जगह आते हैं और एक जगह आने के बाद में राज्य के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के अंतर्गत पार्टिसिपेशन करते हैं। राज्य के अंतर्गत जो भी एक्टिविटी की जाती है उसमें वो पार्टिसिपेशन करते हैं, इसी को कहा गया कॉमनवेल्थ। ओके, आगे इसमें कानून संबंधी विचार। कानून दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात किया, कानून दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक कानून, एक होता है व्यक्तियों के द्वारा या मानव के द्वारा बनाए गए कानून। मुख्य कौन से होते हैं, मेन वही होते हैं प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून यहाँ पर सुप्रीम होते हैं। तो सिसरो स्टोइक विचार को द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक कानूनों की अवधारणा में विश्वास करता है। तो प्राकृतिक कानून की हमने बात किया था, इंटरनेशनल लॉ की मैंने बात किया था, समानता की मैंने बात किया था, फर्टर्निटी बंधुत्व की हमने बात किया था, पूरा विश्व एक है ये हमने बात किया था। तो ये सब फिलोसफी आज भी आपको देखने को मिलता है। सोशलिज्म मार्क्सिज्म के अंतर्गत ऐसा ही दर्शन आपको देखने को मिलता है। तो मार्क्सिज्म और सोशलिज्म पर जो प्रभाव है वो कहाँ से देखने को मिलता है, यहाँ पर यही स्टोइकवाद से वो प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय कानून, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाने का श्रेय यही इन सबको दिया जा सकता है। इन्होंने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक खाका, एक स्ट्रक्चर हमारे सामने रखा था। ओके, तो विश्व की समस्त वस्तुओं में प्राकृतिक कानून होता है। नोट कीजिए, विश्व की समस्त जो भी वस्तुएं हैं, जो भी आपको दिखाई देता है, जो कुछ भी है उसमें प्राकृतिक कानून होता है। इसी के आधार पर सामाजिक राजनीतिक कानून का निर्माण होता है। जो कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल नहीं होते हैं उन्हें कानून नहीं माना जा सकता। लॉ वही होते हैं जो कि नेचुरल लॉ के अनुसार होते हैं। प्राकृतिक कानून के अनुसार जो कुछ होता है वही वास्तव में लॉ होता है, वही होता है जो कि यूनिवर्सल होता है। यदि कोई लॉ ह्यूमन के द्वारा बनाया जा रहा है और वो हमारी कुछ एक्टिविटियों के बारे में बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सोशल या पॉलिटिकल आपको इस प्रकार से काम करना है, यदि ऐसा कोई कानून बनाया जा रहा है और वो नेचुरल लॉ के अनुसार नहीं है तो आप उसको मानने के लिए बाध्य नहीं हो। वही कानून हम मानेंगे जो कि प्राकृतिक कानून के अनुसार हो। कोई बात नहीं है यदि व्यक्ति कानून बना रहा है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति राज्य या राजा के द्वारा बनाए गए उन्हीं कानून को हमें फॉलो करना चाहिए जो कि प्राकृतिक कानून के अनुसार हो। इसके अलावा हम किसी भी कानून को हम नहीं मान सकते। आगे देखिए, इसमें प्राकृतिक कानून यूनिवर्सल होते हैं। इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। ये अच्छे कार्यों को करने की हमें प्रेरणा देते हैं और बुरे कार्यों को करने से हमें रोकते हैं। इन सबको हम अपनी रैशनैलिटी के द्वारा, बुद्धिमत्ता का, तार्किकता का प्रयोग करते हुए इनको हम जान सकते हैं। पहले हमें नहीं पता था कि अर्थ किस प्रकार से होता है, सूर्य कैसे, चंद्रमा, इन सब के बीच का रिलेशन कैसा है, लेकिन ये था, हमारे सामने था पहले से। तो हमने इसको कैसे डिस्कवर किया, हमने अपनी रैशनैलिटी, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए इनको हमने डिस्कवर किया है। तो इसी प्रकार से हमें प्राकृतिक कानून की हमें खोज करनी होगी।
ओके, किसके द्वारा? हम अपनी बुद्धिमती इंटेलिजेंसी का प्रयोग करते हुए इन प्राकृतिक कानून की खोज कर सकते हैं। और प्राकृतिक कानून हमेशा ही अच्छे कार्यों को करने की हमें प्रेरणा देते हैं और बुरे कार्य को करने से हमें रोकते हैं, जो कि प्राकृतिक कानून होते हैं। इनको हम ही डिस्कवर करते हैं, कोई दूसरा नहीं आते। प्राकृतिक कानून हमारे सामने होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम अपनी इंटेलिजेंसी का प्रयोग करते हुए उनको डिस्कवर कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगे चलिए। ये हमने बात कर लिया है, इसमें कुछ है नहीं, आप पढ़ लेना उसको। समानता संबंधी अवधारणा देख लीजिए। तो ये समानता के बड़े समर्थक है, जहां पर अरस्तु समानता की बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन ये सभी मनुष्य समान होते हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही प्रकार के कानूनों से प्रशासित होते हैं। पहली बात तो ये कि मानव के बीच में समानता क्यों होती है, सभी मानव समान क्यों होते हैं? क्योंकि सभी जो व्यक्ति है वो प्राकृतिक कानून से ही शासित होते हैं। मेन जो पावर है वो किसके पास में? प्राकृतिक कानून के पास में। तो जब सभी व्यक्ति ही प्राकृतिक कानून को फॉलो कर रहे हैं, तो तो आखिर क्यों ऐसी कंडीशन में सभी व्यक्ति समान नहीं होंगे? सभी व्यक्ति समान होंगे। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स इसमें दिया है। सिसरो ने कहा कि कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ में संसार में इतना गहरा सादृश्य नहीं रखती, जितना एक मनुष्य दूसरे के साथ में रखता है। सभी के पास में बुद्धि पाई है। ओके, सबके पास में इंटेलिजेंसी होती है और सभी इंटेलिजेंसी का प्रयोग करते हुए अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये सभी व्यक्तियों के पास में होती है। जब सभी व्यक्तियों के पास में बुद्धि होती है, जब सभी व्यक्तियों के पास में नेचुरल लॉ के अनुसार वो काम करते हैं, तो क्यों व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में इनइक्वलिटी होगी? नहीं होती है। सभी व्यक्ति समान होते हैं। तो कुछ एक दो आर्गुमेंट हमारे सामने सिसरो रखते हैं। मिश्रित शासन व्यवस्था की बात इनके द्वारा की जा रही है। शासन व्यवस्था है वो मिश्रित है, इनके द्वारा बात की जा रही है। निरंकुश शासन का ये विरोधी है। ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में इसी प्रकार के पॉइंट्स आपको स्टेटमेंट पूछा जा सकता है या कोई फैक्ट पूछा जा सकता है, इनकी किताबें पूछी जा सकती है। इतना ही तो है, सिसरो में ज्यादा कुछ तो है नहीं पढ़ने के लिए, और इतने बड़े फिलोसोफर भी नहीं है। लेकिन ये रोमन जो विचार है उनके प्रतिनिधि विचारक है, इसलिए हमें इनको पढ़ना हो, हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर मिश्रित शासन व्यवस्था। मिश्रित शासन व्यवस्था का ये समर्थन करते हैं। और मिश्रित शासन व्यवस्था कैसी होती है? तो ये मिश्रित शासन व्यवस्था में 3 पॉइंट्स, राजतंत्र इसमें होता है, कुलीन तंत्र होता है और जनतंत्र इसमें होता है। और इन इन सभी के समन्वय से जो व्यवस्था बनती है वो गणतंत्र होती है। तो गणतंत्र की जो व्यवस्था है वो सबसे बेहतर होती है। ये समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर, मिश्रित शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र, इन सब का मिश्रण होना चाहिए। और जो इन 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 सब का मिश्रण भी जिस व्यवस्था में होगा वो सबसे अच्छी व्यवस्था होगी। पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। सेम वैसा ही है जैसे अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल ने भी शासन के तीन शुद्ध रूप बताते हैं, उसके बाद में वो अशुद्ध रूप बताते हैं, और उसके बाद में वो पॉलिटी को बताते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए इनका विचार। तो ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर रहे हैं। एक होता है राजतंत्र, दूसरा होता है कुलीन तंत्र, एक होता है लोकतंत्र। ये सब क्या होता है? ये बेस्ट फॉर्म होती है गवर्नमेंट की। और दूसरी तरफ उसमें कुछ समस्याएं आती है, तो इसका विकृत रूप क्या होता है? राजतंत्र का निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र का गूढ़तंत्र और लोकतंत्र का भीड़ तंत्र। ये बातें कर रहे हैं। और इन सबके मिक्स होने से जो व्यवस्था बनेगी वो गणतंत्र होगी, और गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था होगी वो सबसे बेहतर होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जिस प्रकार से अरस्तु पॉलिटी की बातें कर रहे थे, तो यहां पर वैसी बातें नहीं कर रहे। ये बातें करें कि गणतंत्र व्यवस्था बन जाए तो ठीक है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था जिसमें तीनों हो एक साथ, यदि तीनों हो तो कोई समस्या नहीं है। एक व्यवस्था है, ये एक व्यवस्था है। ओके, इसमें एरिस्टोक्रेसी आपको देखने को मिलता है। ओके, या एलिट लिख लीजिए। और इसमें आपको
मोनार्की आपको देखने को मिलता है और डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलता है। यदि किसी स्टेट के अंतर्गत ये तीनों है तो कोई समस्या नहीं है। जैसे ये तीनों किस प्रकार से हो सकती है, एक स्टेट के अंतर्गत यदि लोकतंत्र है तो हम कहेंगे कि वहां पर एक असेंबली होती है और असेंबली डिसाइड करती है कि किस प्रकार से काम करना चाहिए। चेक एंड बैलेंस का जो फिलोसफी आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं मोंटेस्क्यू अपने विचार यहीं से सिसरो से ले रहे हैं, जहां पर सिसरो कह रहे हैं कि तीनों ये जो सरकार के प्रकार है, यदि किसी एक व्यवस्था में होते हैं एक साथ कोई समस्या नहीं है। समस्या उस समय होती है जब एक ही व्यवस्था हो। यदि केवल और केवल राजतंत्र होता है तो उस समय प्रॉब्लम होती है, लेकिन राजतंत्र के साथ में कुलीन तंत्र और लोकतंत्र एक साथ में है, एक ही व्यवस्था में तीनों है, तो कोई समस्या नहीं है। तो उनसे पूछा गया, महोदय ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने कहा कि पॉसिबल है, ओके, पॉसिबल है। और उन्होंने कहा कि एक स्टेट में हो सकता है एक असेंबली हो, ओके, जनता के द्वारा चुनी गई असेंबली हो जो कि डिसाइड करती है कैसे कानून बनाने, कैसे काम करना है, ये सब डिसाइड करता है। दूसरा है यहाँ पर कुलीन तंत्र, ओके, तो यहाँ पर एक सीनेट भी हो सकती है, ओके, एक सीनेट भी हो सकती है। सीनेट में कौन लोग होते हैं? सीनेट में आप इंग्लैंड के अंतर्गत देखते हो, सीनेट के अंतर्गत कौन लोग होते हैं? और अमेरिका में भी आप देखते थे, ओके, यहाँ पर इंग्लैंड में अलग प्रकार की व्यवस्था, लेकिन जब आप सीनेट अमेरिका के अंतर्गत पढ़ते हो तो वहां पर जो पावरफुल लोग थे, जो एलिट क्लास से जुड़े हुए थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो सभी सीनेट के अंतर्गत वो सब जाते थे, वो कभी आते ही नहीं थे फिर, ओके। तो सीनेट के अंतर्गत कौन होते थे? जो एरिस्टोक्रेसी से जुड़े हुए, जो एलिट क्लास के साथ में जुड़े हुए। तो यहाँ पर एक सीनेट भी होती है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कुलीन तंत्र भी है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर राजतंत्र किस प्रकार से हो सकता है? तो राजतंत्र नाम की एक संस्था है यहाँ पर जो कि राजतंत्र का समर्थन कर रहा है, जिसका नाम है कंसल। और जो कंसल है उसके पास में पावर होती है कि यदि युद्ध होता है तो युद्ध के समय वो पावर को अपने पास में ले आती है, और दूसरे देशों के साथ में यदि युद्ध हो रहा है तो वो कंसल डिसाइड करती है कि दूसरे देशों के साथ में हमें किस प्रकार से युद्ध करना है। उसके पास में पावर आ जाती है। राजतंत्र के अंदर पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है, और यही बात यहाँ पर की जा रही है। यदि युद्ध की स्थिति हो तो ऐसी कंडीशन में कंसल के पास में पावर आ जाएगी और वो जैसा चाहिए वैसा कर सकती है। दूसरे देशों के साथ उनको युद्ध करना है कि नहीं करना है, क्या करना है दूसरे देशों के साथ में, वो कंसल ही डिसाइड करेगी। तो कंसल हो गया, सीनेट हो गया और असेंबली हो गया। यदि इस प्रकार की तीन व्यवस्थाएं यहाँ पर है, यदि इस प्रकार की तीन व्यवस्थाएं हैं और ये एक दूसरे को चेक करती रहती है और बैलेंस करती रहती है कि कहीं कोई भी यहाँ पर जो संस्था है वो अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है, या पावर का ज्यादा प्रयोग तो नहीं कर रहा है, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग तो नहीं कर रहा है। यदि कोई करता है तो दूसरी संस्था इनको बैलेंस करती है। तो इस प्रकार का विचार है वो सिसरो का है। हालांकि ये जो विचार है वो सिसरो का नहीं है, इससे पहले पॉलीबस ने इस प्रकार का विचार दे दिया गया था, ओके। पॉलीबस से उन्होंने कॉपी किया डायरेक्ट, ऐसा ही विचार पॉलीबस ने दिया था और पॉलीबस का विचार है यहाँ पर सिसरो के द्वारा कॉपी किया गया, एकदम कॉपी, कुछ भी नहीं हटाया, वैसा वैसा कॉपी यहाँ पर किया गया है, ओके। तो ये आप समझ गए। राज्यों का वर्गीकरण, शासन प्रणाली तीन प्रकार की होती है इसमें, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। और कहीं भी ऐसा देश जहां पर तीनों एक साथ होती है और तीनों में चेक एंड बैलेंस होता है तो वो सबसे बेहतर होती है। लेकिन कभी कभी तीन अलग अलग होती है तो वो हमारे लिए सही नहीं होती है। तो तीनों में इसका विकृत रूप भी आ सकता है। राजतंत्र से निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र से गुणतंत्र और लोकतंत्र से भीड़ तंत्र भी हमारे सामने आ जाती है, ओके। तो ये सब हो गया है। आगे देखिए इसमें योगदान के बारे में कुछ है नहीं, इसमें हो गया ये सिसरो कंप्लीट।